हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमा शर्मा आपके यूट्यूब चैनल गाइडेंस एकेडमी शैलेंद्र सर केबीसी विनर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने जो भी वीडियो मेरे पड़े हुए हैं वो आपने देखे होंगे, जो लेक्चर आपने देखे हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये जितने भी क्लासेस हैं आप तक पहुंचती रहें, आप अच्छे से इनको पढ़ते रहें और घर में बैठकर अपनी कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को इस वीडियोज़ को देखकर। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपने उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोगों ने पढ़ा था, वर्ण को पढ़ा था और हम लोगों ने उसी का भेद है, वर्ण का भेद, जो कि मैंने बताया था कि स्वर और व्यंजन होता है। तो स्वरों को मैंने पढ़ा था किसके अनुसार, मात्रा काल के अनुसार मैंने स्वरों को पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था, कॉन्सेप्ट को समझाया था, उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए पढ़ाते हैं। देखिए, एक श्लोक आता है और वो श्लोक कौन सा होता है, वो श्लोक होता है कि वही स्वरों से ही संबंधित है। अभी स्वरों से संबंधित ही ये बात हो रही है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक श्लोक होता है, वो श्लोक है कि एक मात्रो भवेत हर्ष्यो, द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम। इसको हम सुर में भी अच्छे से गा सकते हैं, सुर में जल्दी याद हो जाता है। जितने श्लोक होते हैं उन्हें हम सुर में गाते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे कैसे कि एक मात्रो भवेत हर्ष्यो, द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गयो, व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम। तो इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और याद भी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर ये श्लोक हमें ये बता रही, ये लाइन हमें बता रही है कि एक मात्रा किसके लिए जानी जाती है, किसके लिए होती है, ह्रस्व के लिए होती है, जो कि इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मात्रा ह्रस्व के लिए जानी जाती है। द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, द्वि मात्रा किसके लिए उच्चारित होती है, दीर्घ के लिए। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, तीन मात्रा, त्रिमात्रा किसके लिए जानी जाती है, प्लुत के लिए। और व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम, व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, तो व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, वो आधी मात्रा होती है। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, तो व्यंजन की आधी मात्रा होती है, क्योंकि शुद्ध व्यंजन हमारा कैसा होता है, अधूरा होता है, इसीलिए उसे हम अर्धमात्रिक के रूप में जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए प्लुत कितने मात्रिक है, प्लुत हमारा कितने मात्रिक, त्रिमात्रिक, दीर्घ हमारा द्विमात्रिक, ह्रस्व हमारा एक मात्रिक, व्यंजन हमारा कितने मात्रिक, तो आधी मात्रा होती है, अर्धमात्रिक। उल्टा पूछ लिया जाए कि बताइए त्रिमात्रिक के लिए कौन जाना जाता है, तो प्लुत जाना जाता है। अर्धमात्रिक के लिए कौन जाना जाता है, व्यंजन जाना जाता है। द्विमात्रिक के लिए कौन जाना जाता है, दीर्घ। एक मात्रा के लिए कौन जाना जाता है, तो हमारा ह्रस्व जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इतना देखा इस श्लोक के माध्यम से, जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वरों को पढ़ चुके हैं, उनके भेद को पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से मैंने आपको बताया। आगे देखिए, इन्हीं स्वरों के बारे में ही जानते हैं। संस्कृत में हमारे स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत में हमारे स्वर होते हैं 9, और उन स्वरों के अलग अलग भेद भी होते हैं, उनके बहुत अंदर नहीं पढ़ना है, फिर भी आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि जो जैसे कि पूछ लिया जाए वैसे ये पूछे जाने की संभावना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये यूपी है, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक भी क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए, इसलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। कि यहाँ पर देखिए, ह्रस्व हम लोगों ने पढ़ा था ना, ह्रस्व के जो भेद होते हैं वो अलग अलग कर देते हैं, तो उनके भी अलग अलग वर्णों को, जैसे कि छोटा आ के कितने भेद होते हैं, छोटी ई के कितने भेद होते हैं, छोटा ऊ के कितने भेद होते हैं, या री के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर ह्रस्व से संबंधित ये है। यहाँ पर देखिएगा, ह्रस्व से संबंधित हमारा यहाँ पर आ जाता है, ह्रस्व में हमारी री भी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर इसमें अभी नहीं, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। एक हमारा होता है प्रयत्न या यत्न, उसमें उसके अनुसार जो हमारे स्वरों के भेद होते हैं तो वो होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और ये यहीं पर ह्रस्व का भी उदात्त होता है, ह्रस्व का अनुदात्त भी होता है, ह्रस्व का स्वरित भी होता है। तो ये सब स्वरों के ही भेद है, इनके भी अपने अलग अलग भेद होते हैं। जैसे कि उदात्त में क्या होता है, एक हमारा अनुनासिक होता है, एक अनुनासिक। अन का मतलब होता है जो अनुनासिक नहीं होता। अनुनासिक वो होता है जो, जैसे कि हमारा इसे हम बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, अनुनासिक के रूप में बोलते हैं। जितने भी पंचमाक्षर होते हैं वो सब किसके रूप में आते हैं, अनुनासिक के रूप में भी जाने जाते हैं। जो नासिका से उच्चारित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जो नासिका से उच्चारित नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं अनुनासिक। यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ कर लिख देते हैं तो और प्लस अनुनासिक, ये निकल कर आता है इसका, ठीक है। अन हमारा क्या है, अन एक उपसर्ग है जो कि नकारात्मक अर्थ देने लगता है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में लग जाता है तो निगेटिव अर्थ देता है। तो ये हमारा क्या है, जो नासिका से उच्चारित ना हो अनुनासिक, जो नासिका से उच्चारित हो वो अनुनासिक कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। तो इनके देखिए कितने भेद हो गए, इनके हमारे उदात्त के 2 भेद हो गए। 2 भेद किसके हो गए, 2 भेद हमारे अनुदात्त के हो गए और 2 भेद हमारे किसके हो गए, स्वरित के हो गए। तो टोटल मिलाकर स्वर के कितने भेद हो गए, स्वर के हमारे 6 भेद हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर ह्रस्व के हमारे कितने भेद हो गए। यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं कि ह्रस्व के हमारे भेद कितने हुए, 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, सेम यही भेद रहते हैं और यही भेद हो किसके जाते हैं, दीर्घ के भी यही भेद हो जाते हैं, दीर्घ स्वर के भी यही भेद हो जाते हैं। यहाँ पर सेम ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर भी दीर्घ के भी कितने भेद हो गए, दीर्घ के भी हमारे कितने भेद हो गए, दीर्घ के भी 6 भेद हो गए। इसी तरीके से हम लोग इसको देखते हैं कि दीर्घ में भी क्या होता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक, इसमें भी अनुनासिक, इसमें भी अनुनासिक, इसमें भी अनुनासिक, इसमें भी अनुनासिक। अब हम लोग चलते हैं प्लुत की तरफ। प्लुत में भी कितने भेद होते हैं, प्लुत के भी 6 भेद हो गए। अब यहाँ पर प्लुत के भी कैसे 6 भेद हो गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के 2 भेद हो गए। उदात्त के 2, अनुदात्त के 2 और स्वरित के 2, 2, 2, 2 बराबर 6। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं इसको कि ह्रस्व के हमारे कितने भेद हुए, ह्रस्व के हमारे 6, दीर्घ के कितने हुए, दीर्घ के भी हमारे कितने हो गए, 6, प्लुत के कितने हो गए, प्लुत के भी हमारे कितने हो गए, 6। अब आप लोग देखेंगे कि ह्रस्व में हमारे क्या आता है, ह्रस्व में आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री भी आता है, री भी आता है। अब यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर कितने हो गए, ह्रस्व के हमारे 6, दीर्घ के हमारे 6 और प्लुत के भी हमारे 6, 6, 6, 6 कितने हो गए, टोटल मिलाकर अगर पूछा जाए तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 18 भेद। अब बताइए ऐसा कौन सा स्वर है, कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो ह्रस्व भी बनते हैं, दीर्घ भी बनते हैं और प्लुत भी बनते हैं। तो वो कौन कौन से स्वर हैं, वो हमारे स्वर हैं छोटा आ, ई, उ और रे। ये हमारे, हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो देखा था, जो हमारा लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कि ये 4 ऐसे होते हैं, वो दीर्घ भी बनते हैं, वो ह्रस्व तो होते हैं, वो दीर्घ भी बनते हैं और वो प्लुत भी बनते हैं। तो इसका मतलब 6 हमारे किसके हो गए, ह्रस्व के हो गए, 6 हमारे कितने हो गए, 6 हमारे किसके हो गए, दीर्घ के भी हो गए, 6 हमारे कितने हो गए, किसके कितने हो गए, प्लुत के भी 6 हो गए। तो 6, 6, 6 कितने हो गए, 18। अब यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए छोटा, ह्रस्व, ये तीनों में रोल अदा कर रहा है, दीर्घ भी बन रहा, प्लुत भी बन रहा। छोटी ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है। छोटा वो दीर्घ भी है, ह्रस्व भी है और प्लुत भी है। रे ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है। तो इनके कितने कितने भेद हो जाएंगे, 18 भेद हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आ के कितने भेद होते हैं, तो आ के 18 भेद होते हैं। ई के कितने भेद होते हैं, ई के 18 भेद होते हैं। ऊ के कितने भेद होते हैं, ऊ के 18 भेद होते हैं। री के कितने भेद होते हैं, री के भी 18 भेद होते हैं।
4 ऐसे स्वर हैं जिनके 18 भेद होते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। तो इसके बाद देखिए बचा कौन? बचा हमारा इसमें ह्रस्व स्वर में कौन सा बचा था? ऋ, ये बचा। अब देखिए ऋ जो है वो क्या नहीं बनती है? उसका दीर्घ नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? ये जो हमारी ऋ है ये क्या नहीं बनती है? दीर्घ नहीं बनती है। इसका मतलब ये दीर्घ नहीं बनती है तो दीर्घ के 6 हमारे कट हो जाएंगे, 6 हमारे नहीं बचेंगे, उसमें नहीं काउंट किए जाएंगे। क्या होता है? इसका क्या बनता है? ह्रस्व होता है और क्या होता है? प्लुत होता है। तो ह्रस्व के 6 और प्लुत के 6 तो कितने हो गए? 6 कितने हो गए? 12। अब पूछा जाए कि बताइए ऋ के कितने भेद होते हैं? तो ऋ के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। या ऑप्शन में वहाँ दिया हो कि बताइए 12 भेद किसके होते हैं, वहाँ पर एक ये दिया हो, 3 इसके दिए हों, तो वहाँ पर कौन वाला सही हो जाएगा? हमारा ऋ वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या आता है, ये हमारे ए, ओ, ऐ, औ, ये हमारे दीर्घ में आते हैं ना, इनके क्या नहीं बनते हैं? इनका क्या नहीं बनता है? इनमें से ह्रस्व नहीं बनता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसका क्या नहीं बनता है? इसका ह्रस्व नहीं बनता है, क्योंकि ये सब के सब हैं क्या? ये संयुक्त हैं जो कि दीर्घ की श्रेणी में रखे हुए हैं। तो इनका ह्रस्व नहीं बनता है, तो इसका मतलब इनके ह्रस्व जब नहीं बनेगा तो ह्रस्व के कितने नंबर कट हो जाएंगे? 6 कट हो जाएंगे। ह्रस्व वाले पूरे के पूरे यही जो 6 है ये कट हो जाएंगे। तो इसका ये है क्या? ये दीर्घ की श्रेणी में आते हैं। और इनका क्या बनता है? इनका प्लुत भी बनता है। तो इनके दीर्घ के 6 और प्लुत के 6 टोटल मिलाकर कितने हो गए? 6 हो गए 12। तो पूछा जाए कि बताइए इन चारों के भेद कितने हो गए? 12। पूछा जाए कि बताइए ए के कितने भेद होते हैं? तो 12। ओ के कितने भेद होते हैं? 12। ऐ के कितने भेद होते हैं? 12। औ के कितने भेद होते हैं? तब भी 12। तो इतनी बात समझ में आई। तो देखिए यहाँ पर 12 वाले कितने हो गए? 12 हमारा ऋ भी है, उसके भी भेद 12 होते हैं, लेकिन तरीके थोड़े ये चेंज है कि इसका क्या नहीं बनता है? इसका दीर्घ नहीं बनता है, इसलिए 12 हैं। ये इनके क्या नहीं बनते हैं? इनका ह्रस्व नहीं बनता है, इसलिए ये 12 हैं। तो यहाँ पर 5 ऐसे हैं जिनके भेद 12 होते हैं और 4 यहाँ पर हैं जिनके भेद 18 होते हैं। और ये देखिए 4 और ये हमारे 5, पूरे टोटल कितने हो गए? 9। तो हमारे स्वरों की संख्या भी कितनी है? 9। तो 9 के ये जो अलग अलग दिए गए हैं, इनके भेद दिए गए हैं, वो मैंने आपको बताया कि अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए ऐसा कौन सा स्वर है जिसके 18 भेद होते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से दिया हो, इस तरीके से दिया हो, यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर दिया हो जिसके 18 भेद होते हैं, ए दिया हो, ऋ दी हो, ओ दिया हो और यहाँ पर छोटा आ दिया हो। अब ये पूछा जाए कि बताइए ऐसा कौन सा स्वर है जिसके 18 भेद होते हैं, तो इनमें से कौन सा है? आ है जिसके 18 भेद होते हैं। पूछ लिया जाए कि ऐसे बताइए इसमें से कौन सा ऐसा स्वर है जिसके 12 भेद नहीं होते हैं, तो 12 भेद इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, किसके नहीं होते हैं? आ के नहीं होते हैं। आ के कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसको पलट कर इस तरीके से लिख दिया जाए कि यहाँ पर ई बना दिया जाए, ओ बना दिया जाए, और पूछा जाए कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा स्वर है जिसके 12 भेद होते हैं, तो 12 भेद किसके होते हैं? ए के होते हैं। इसके कितने होते हैं? 18। इसके 18, इसके 18 और इसके कितने होते हैं? 12 भेद होते हैं। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपना आंसर सही करिएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, अलग अलग तरीके से इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ भी लिख दिया, क्योंकि इतना सारा बताना बार बार तो यहाँ पर इसीलिए इसको बस चेंज करके मैंने बता दिया कि इसके भी कितने भेद हो गए? इसके भी 6 भेद हो गए। तो यहाँ पर प्लुत के भी 6 भेद, ह्रस्व के भी 6 भेद और दीर्घ के भी 6 भेद, 6 अलग अलग हो गए और टोटल 18। तो जो तीनों में काम करते हैं उनके 18 भेद, जो सिर्फ 2 में काम करते हैं उनके 12 भेद हो गए। तो यहाँ पर भेदों से संबंधित स्वरों के भी जो छोटा बड़ा जो ये जितने भी 9 स्वर दिए उनके भी जो भेद थे उनके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन
एक्सप्लेन कर दिया। वैसे तो ये टीजीटी पीजीटी लेवल का ही क्वेश्चन है, यहाँ से टीजीटी पीजीटी में आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि संस्कृत है, संस्कृत में कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूट पाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यूपी टेट में भी काम आएगा। अगर वैसे पूछे जाने की संभावना नहीं है, फिर भी आप इसे जान लीजिए। तो इतनी बात समझ में आई होगी। ये श्लोक के द्वारा भी मैंने आपको बताया और यहाँ पर इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। और हमारे जो स्वर हुआ, स्वर से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और बताइए कि ये मेरा कैसा लगा वीडियो, या जो ये टॉपिक पढ़ाया कैसा लगा, और कमेंट्स कीजिए और इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।